हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में डीम्ड डिग्री, डिग्री होल्डर, प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री के बारे में बताया था और ऑर्डर के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि डिग्री और आदेश में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम दोनों की आपको परिभाषा बता चुके हैं। तो डिग्री और आदेश में देखिए अंतर क्या है कि डिग्री और आदेश दोनों न्यायालय के निर्णय हैं। डिग्री और आदेश दोनों न्यायालय के निर्णय हैं। न्यायालय द्वारा दोनों की प्रारूपिक या औपचारिक अभिव्यक्ति होती है, फिर भी दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है, लेकिन तो भी दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऐसा निर्णय का सार निर्णय की प्रकृति में है, ना उनके अभिव्यक्त करने के ढंग में। तो दोनों में निम्नलिखित अंतर है। दोनों की प्रकृति है अपनी अलग अलग। पक्षकारों की सहमति से पारित डिग्री से भिन्न प्रत्येक डिग्री जो आरंभिक अधिकारता का प्रयोग करने वाले कोर्ट इन फर्स्ट इंस्टेंस न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील योग्य होती है, परंतु प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं होता है। अब देखिए, डिग्री जो होती है वो अपील करने के योग्य होती है, लेकिन आदेश जो होता है वो अपील करने के योग्य नहीं होता। प्रारंभिक अधिकारता रखने वाले हर न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध अपील हो सकती है। अब देखिए, डिग्री के विरुद्ध अपील हो सकती है, परंतु आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। ठीक, केवल उन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकता है जिनका विवरण संहिता की धारा 104 के 1 और आदेश 43 नियम 1 में दिया हो। देखिए, डिग्री के विरुद्ध अपील हो सकती है, ठीक, लेकिन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। किस कंडीशन में हो सकती है? संहिता की धारा 104 का 1 और आदेश 43 नियम 1 में ही दिया हुआ है किस ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है। ठीक, ऐसी डिग्री जो किसी अपील से पारित की गई, ऐसी डिग्री जो किसी अपील से पारित की गई है के विरुद्ध कुछ परिस्थितियों में अपील हो सकती है, परंतु आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील का कोई विरोध नहीं। देखिए, ऐसी डिग्री जो किसी अपील से पारित की गई है, किसी अपील से पारित की गई है के विरुद्ध कुछ परिस्थितियों में अपील हो सकती है, लेकिन आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील का कोई प्रावधान नहीं है। आदेश के विरुद्ध कोई दूसरी अपील का प्रावधान नहीं। डिग्री के माध्यम के विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के सभी या किन्हीं अधिकारों पर अंतिम रूप से निर्णय होता है। अब डिग्री तो हमने आपको बताया कि पक्षकारों के माध्यम से पूर्व या बाद में उनके अधिकारों या दायित्वों का अंतिम रूप से निर्णय होता है, परंतु आदेश के माध्यम से पक्षकारों के अधिकार और अंतिम रूप से निर्णय भी हो सकता है और नहीं। देखिए, डिग्री में दोनों पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्णय होता है, परंतु आदेश में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्णय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डिग्री प्रारंभिक और अंतरिम दोनों हो सकती है, कोई आदेश प्रारंभिक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि अंतिम में नहीं होता, आदेश आदेश होता है। समानता एक वाद में एक ही डिग्री पारित होती है, एक सूट में एक ही डिग्री पारित होती है, परंतु एक ही वाद में एक से अधिक आदेश पारित हो सकते हैं। डिग्री केवल वाद में ही पारित की जा सकती है, डिग्री जो है वो केवल सूट में ही पारित की जा सकती है, परंतु वाद आदेश के अतिरिक्त अन्य विधिक कार्यवाहियों में भी पारित करते हैं। अब ऑर्डर जो देना है वो किसी भी विधिक कार्यों में पारित हो सकता है। तो ये था हमारा ऑर्डर और डिग्री में मेन डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, मेंस के पेपर में पूछा जाता है अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं विदेशी न्यायालय। अब विदेशी न्यायालय का मतलब जो भारत के बाहर न्यायालय हो, जिसका भारत द्वारा स्थापित ना किया गया हो। ठीक है, तो विदेशी न्यायालय ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित हो, वह ना तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और ना ही भारत सरकार द्वारा चालू रखा जाना चाहिए, उसको विदेशी न्यायालय। विदेशी निर्णय मतलब फॉरेन जजमेंट विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय कहलाते हैं। प्रीवी काउंसिलिंग जो भारत के लिए 1949 में पहली विदेशी न्यायालय नहीं था, अब विदेशी न्यायालय है प्रीवी काउंसिलिंग। इस प्रकार इंग्लैंड के हाई कोई ऑफ जस्टिस, चाहे वह चांसरी डिवीज़न हो या किंग्स बेंच डिवीज़न या विदेशी में स्थापित वहाँ के न्यायालय, अब प्रीवी काउंसिल द्वारा दिया गया निर्णय संहिता के संदर्भ में विदेशी निर्णय कहलाएगा। इस प्रकार ब्रिटेन के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी निर्णय विदेशी निर्णय होगा। न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, सिविल बात।
परिवार न्यायालय अधिनियम 1948 की धारा 3 के अंतर्गत परिवार न्यायालय में न्यायालय की सभी साज सज्जा विद्यमान है। वह न्यायालय और उसका पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश है, यद्यपि सीमित अधिकारता वाला, अगर मतलब उसकी अधिकारता क्षेत्र वाला। अब निर्णय मतलब जजमेंट जो न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। अब निर्णय से न्यायाधीश के आदेशों और डिग्री के आधारों का कथन है। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो निर्णय का तात्पर्य न्यायाधीश द्वारा पारित डिग्री या आदेश के आधारों से है। न्यायाधीश जब कोई आदेश या डिग्री पारित करता है, ऐसी डिग्री या आदेश पारित करता है, कारणों को विवरण देता है, ऐसे विवरण को ही निर्णय कहा जाता है। इस प्रकार निर्णय का महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व डिग्री या आदेश के आधार का विवरण है। जजमेंट जो है वो ऑर्डर और डिग्री का मूल आधार है। प्रशासकीय अधिकरणों के सदस्य न्यायाधीश नहीं है, अतः उनके कथन डिग्री नहीं मान सकते। प्रशासकीय अधिकरणों के सदस्य न्यायाधीश नहीं है, अतः उनके कथन डिग्री नहीं माने जा सकते, उन्हें आदेश ही माना जाएगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया जजमेंट, निर्णय। अब आता है निर्णय के विषय वस्तु, मतलब कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। विवाद विषय मतलब मुद्दे, इशू ऑफ पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, विवाद विषय पर विनिश्चय, विवाद विषय पर विनिश्चय का कारण, वाद विषयों पर विनिश्चय के कारणों के माध्यम से, रेशियो डिसेंडी मतलब विनिश्चय आधार जिनका उपयोग नजीर पूर्ण निर्णय के रूप में किया जाता है, जो विधि एक महत्वपूर्ण स्रोत है और विधि के विकास में सहायक बनता है। ये सब कंटेंट ऑफ जजमेंट है। फिर आता है निर्णित ऋणी, जजमेंट डिबेटर। जजमेंट डिबेटर देखिए क्या होता है। निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति आशय रखता है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है। निर्णित ऋणी कौन होता है? जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है और यह निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया, या तो निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया, परंतु निर्णित ऋणी के समनुदेशित मतलब असाइंस को निर्णित ऋणी नहीं कहा जा सकता। वाद का वह पक्षकार जिसके विरुद्ध डिग्री नहीं पारित की गई, वाद का वह पक्षकार जिसके विरुद्ध डिग्री पारित नहीं की गई है निर्णित ऋणी नहीं होगा। जिसके विरुद्ध की गई है वही निर्णित ऋणी होगा, मतलब जजमेंट डिबेटर। परंतु प्रतिवादी जिसके विरुद्ध विभाजनवाद में डिग्री पारित की गई है निर्णित ऋणी होगा। निर्णित ऋणी कौन होगा? प्रतिवादी पक्ष होगा, वादी पक्ष निर्णित ऋणी नहीं होगा, मतलब जजमेंट डिबेटर नहीं। ठीक, फिर आता है विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति मतलब रखता है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति का विधिना प्रतिनिधित्व करता है। इस परिभाषा के अंतर्गत ऐसा भी व्यक्ति आता है जो मृतक की संपत्ति में दखल अंदाजी करता है। अब देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जब किसी मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति का विधिना प्रतिनिधित्व करता है, मतलब विधि के अनुसार प्रतिनिधित्व करता है वो। और इस परिभाषा के अंतर्गत वो भी आता है जो मृतक की संपत्ति में दखल अंदाजी करता है। जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है या जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिससे वह संपत्ति उस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती है। जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया जाता है, इसी को विधिक प्रतिनिधि कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल उत्तराधिकारी आते हैं, या फिर तो ऐसे लोग भी आते हैं जो मृत व्यक्ति के संपत्ति का प्रतिनिधित्व बिना स्वत के भी करते हैं, जैसे निष्पादक या प्रशासक जिनकी कब्जे में मृत की संपत्ति है। विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 11 में दी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नहीं, इसमें 3 पॉइंट और रहते हैं, उसको भी सुन लीजिए। वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपत्ति की विधिना प्रतिनिधित्व करता है, वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपत्ति से दखल अंदाजी करता है, वह व्यक्ति जो प्रतिनिधि रूप में वाद लाने या उसके विरुद्ध प्रतिनिधि रूप में वाद लाया है, किसी के मरने के पश्चात संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है, ये सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। CPC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके वकालत में भी काम आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैसे फॉर्मेट बनता है, क्या क्या चीज़ समावेश है, तो मैं सारी चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।